लोगों को यस थैंक यू। ये वेलकम। और इसको मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एम्बेडिंग्स को हमने देखा, तो अब हम देखते हैं एलएसटीएम्स को। अब एलएसटीएम्स आए थे तकरीबन 1994 में आई थिंक, और उस वक्त कंप्यूटिंग पावर इतनी नहीं थी कि हम उनको यूज़ कर पाते। तो 2013 के करीब एलएसटीएम्स का यूज़ जो था वो बहुत एक्सटेंसिव हो गया। उसके बाद 2017 में एलएसटीएम्स की दोबारा से मौत वाक़ई हुई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स वजूद में आ गए हैं। तो अब इसको कहा जा सकता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ एलएसटीएम्स। तो एलएसटीएम्स पहले जिंदा हुए, फिर उनकी मौत वाक़ई हो गई, फिर दोबारा जिंदा हो गए, फिर दोबारा उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो सुबह को जिंदा होते हैं, शाम को उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो एलएसटीएम्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ट्रांसफॉर्मर्स के का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए एलएसटीएम्स का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं। इतने ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या रिव्यू करना है मुझे बता दीजिए। रिव्यू क्या करना है आप मुझे चैट में बता दें ताकि मैं करवा दूं। अच्छा, तो एलएसटीएम्स का देखते हैं हम थोड़ा सा। पैडिंग। ऑलराइट, पैडिंग क्या है कि आपने हर जो आपकी सीक्वेंस है ना, उसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ सेंटेंसेस बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो आपका न्यूरल नेटवर्क जो है ना, वो उस तरह के डेटा को प्रोसेस कर सकता है जो कि मैट्रिसेस की फॉर्म में हो। तो आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है, या तो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं या रेक्टेंगुलर होंगे। ऑब्वियसली ज्यादा डायमेंशंस होंगी तो फिर क्यूबिक फॉर्म में होंगे। लेकिन पॉइंट टू मेक इज दैट के दे हैव डायमेंशंस दैट आर इक्वल। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपकी जो पहली मैट्रिक्स की जो पहली एलिमेंट है वो उसका साइज 5 है, अगली का 4 है। इस तरह से नहीं हो सकता। आप नमपाई में इस तरह की मैट्रिक्स बना भी नहीं सकते। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वो उसको सेपरेटली उसको कर देगा। मैं आपको डेमो दे देता हूं कि इस तरह से आप नहीं बना सकते। तो अगर यहाँ मैं लिखूं 1 2 3, ठीक हो गया, और 4 5 6, तब तो इसने इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डायमेंशन हमारे पास बराबर हैं। लेकिन अगर मैं इसको 4 5 कर दूं, यानी कि ऊपर वाले 3 हो, नीचे वाले 2 हो, तो उसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करेगा कि यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिस्ट 4 5 आ जाएगा। इस तरह इसने क्यों किया? क्योंकि अब ये इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ गए हैं। पहला एलिमेंट भी एक लिस्ट है, दूसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है। तो नंपाई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पास ये पहला 3 क्यों है, दूसरा 2 क्यों है, तो उसने इन दोनों को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो तभी आपके पास मैथ का ये रूल है कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो उनकी बराबर होनी चाहिए सारी डायमेंशंस। तभी आपको ये पैडिंग की जरूरत होती है, ताकि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सके, अच्छे बच्चों की तरह। तो हम जा रहे हैं एलएसटीएम्स की तरफ। अब एलएसटीएम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हम उनको जनरली एब्स्ट्रैक्टली देखेंगे ताकि हम लोग आज की क्लास जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो एलएसटीएम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपके पास हुआ करते थे आरएनएन्स, ठीक है, सिंपल आरएनएन्स। सिंपल आरएनएन्स में एक खामी थी कि वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को कैप्चर नहीं कर सकते थे। यानी कि एक लंबा सा सेंटेंस अगर आप उसको पास कर रहे हैं तो वो उसकी सेंस नहीं बना सकेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें वो भूल जाएंगे, और वो करंट जो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लंबा सा सेंटेंस है। I was walking down the road on a stormy night when I saw uh, a very dangerous lion walking towards me। ठीक हो गया? तो
अब RNN जो होगा जब इसको प्रोसेस करेगा तो वॉकिंग टुवर्ड्स मी पे जब वो आएगा तो उसको पुराना सेंटेंस भूल जाएगा कि इससे पीछे क्या वो करता था। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है RNNs के लिए। तो तभी आप या तो GRUs यूज करते हैं या तो LSTMs यूज करते हैं। अब LSTMs पहले आए थे, GRUs बाद में आए थे, लेकिन GRUs जो हैं वो थोड़े से कम पावरफुल हैं LSTMs के से कंपेयर करें उनको तो GRUs जो होते हैं उसमें एक गेट यूज हो रहा होता है, LSTMs के अंदर 4 गेट्स यूज हो रहे होते हैं। GRUs की फुल फॉर्म है गेटेड रिकरेंट यूनिट। तो वो गेट जो होता है ना उसको हम बोलते हैं फॉरगेट गेट। वो क्या कर रहा होता है कि किस चीज को भुलाना है वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास ज़ाहिरी बात है एक फिक्स डायमेंशनल साइज है मैट्रिक्स का, उसके अंदर आपने पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। RNN क्या करता है कि कुछ चीज़ें उसमें से भूल जाता है और मोस्ट रीसेंट चीज़ें याद रख रहा होता है। GRUs और LSTMs क्या करते हैं, GRUs के अंदर एक फॉरगेट गेट मौजूद होता है जो कि बताता है कि मुझे इस चीज़ को भुला देना है और इस चीज़ को याद रखना है। तो ओवरऑल सेंस जो होती है सेंटेंस की वो कायम रहती है और आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो आप भुला देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो सेंटेंस था, आई वाज वॉकिंग ऑन अ स्टॉर्मी नाइट व्हेन आई सॉ अ लायन डेंजरस लायन अप्रोचिंग मी। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो भुलाने की हैं। ओवरऑल सेंस आप इसकी बना सकते हैं अगर आप मुझे ये कहते हुए सुने कि आई वाज वॉकिंग ऑन नाइट व्हेन आई सॉ अ लायन कमिंग टुवर्ड्स मी। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें से भुला दी। तो GRUs के अंदर ये ताकत मौजूद होती है कि वो अपने अंदर एक कन्वेयर बेल्ट लेके घूमते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर रहा होता है। कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से भुलाई जा रही होती है, कुछ इंफॉर्मेशन आगे पास आउट हो रही होती है। RNNs के अंदर ये खामी थी कि उसके अंदर वो कन्वेयर बेल्ट मौजूद नहीं होती है और पुरानी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही होती है। लेकिन GRUs और LSTMs में एक कन्वेयर बेल्ट मौजूद होती है जिसको हम C से डिनोट कर रहे होते हैं, जिसको सेल स्टेट भी कहा जाता है, जिसको कैरी भी कहा जाता है और जिसको आप कन्वेयर बेल्ट भी आप उसको कन्वेयर बेल्ट भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो है कि वो इंफॉर्मेशन को आगे फेंक रही होती है। यानी कि पुराना जो पुराने सेंटेंस की सेंस थी उसको आपने आगे पास आउट कर दिया, तो आपके पास जो सेंस है सेंटेंस की वो वहाँ पे स्टोर हो रही होती है। और RNNs के अंदर एक और खूबी है कि उनके अंदर एक फीडबैक लूप मौजूद होता है। फीडबैक लूप क्या होता है कि आपने जब आप नॉर्मल रीडिंग करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, तो आप किस तरह पढ़ते हैं? आपकी आंखें आपकी आंखें क्या करती हैं कि जब इस सेंटेंस को पढ़ रही हैं तो आप यहाँ से देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप यहाँ प्लेनेट तक पहुंचे तो आपको पता है कि आपने पहले क्या पढ़ा था, आई एम समवन हु इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू द प्लेनेट। तो आपको पता है कि आपने पहले क्या पढ़ा है। RNNs के अंदर भी ये खसूसियत मौजूद है कि वो पुरानी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने आई को पढ़ा, फिर जब एम को पढ़ा तो हमने आई की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली साथ। फिर जब समवन को पढ़ा तो आपने आई एम की इंफॉर्मेशन साथ स्टोर कर ली। फिर जब हमने हु को पढ़ा तो आपके पास पहले से आई एम समवन की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये RNN की खूबी है हमारे पास। तो RNNs दिखते किस तरह से हैं वो हम यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एक RNN, ठीक हो गया। जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि RNNs को डिनोट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसको इस तरह की फॉर्म में लिख दें, बना दें। अब इस तरह की फॉर्म में आप एक यहाँ पे फीडबैक लूप लगाते हैं जिसका मतलब होता है कि आप पिछले टाइम स्टेप्स को भी यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। अब इस फॉर्म में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप उसको इस फॉर्म में देखें तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास
ये एक RNN सेल है, ठीक है, वो कनेक्टेड है अगले सेल से, ये कनेक्टेड है अगले सेल से, और ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि हर टाइम स्टेप पे आप एक यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम समवन हु इज गोइंग टू मेक द वर्ल्ड बेटर। ठीक है, तो आई यहाँ पे पास हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, आई यहाँ पे पास हो रहा है, एम यहाँ पे पास हो रहा है, समवन यहाँ पे पास हो रहा है, और आखिर में बेटर यहाँ पे पास हो रहा है। तो आई की जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ आप क्या करते हैं कि उसको यहाँ अगले सेल में पास कर देते हैं। फिर यहाँ पे एम पास हो रहा है और यहाँ पे आई पहले से आया हुआ था। ठीक है, आई यहाँ से आ गया, एम यहाँ से आ गया, उसने दोनों को प्रोसेस किया और फिर आगे भेज दिया। यहाँ पे आई एम दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पास हो गई और समवन यहाँ से आ गया। तो अब समवन भी आ गया, आई एम भी आ गया, तो देखें इंफॉर्मेशन आगे पास होती जा रही है। तो हर टाइम स्टेप पे आप एक वर्ड दे देते हैं और उस आरएनएन को पता है कि मुझे पीछे से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको पूरे सेंटेंस की सेंस बनाना आ चुकी है। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के आरएनएन होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आरएनएन आर्किटेक्चर्स होते हैं। जिनको हम देखने लगे हैं। तो ये आ गए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आरएनएन आर्किटेक्चर। ये थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है, तो मैं आप लोगों को आसान सी दिखा देता हूँ। ये वाली कदरे बेहतर है, बल्कि हाँ ये बेहतर है। अब देखें यहाँ पे, ये है मुख्तलिफ किस्म के आरएनएन आर्किटेक्चर्स। सबसे पहले 1 to 1। 1 to 1 क्या करता है कि आपके पास एक ही टाइम स्टेप है और एक ही आउटपुट है। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपने वर्ड्स को क्लासिफाई करना है कि वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं या नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप एक ही टाइम स्टेप पास कर रहे हैं और आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। अब ये तो कभी भी यूज नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सीक्वेंस का फायदा ही नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास 1 to many। ठीक है, 1 to many क्या होता है कि आप एक ही वर्ड पास कर रहे होते हैं और आपको बहुत से टाइम स्टेप्स मिल रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल म्यूजिक जनरेशन। आप म्यूजिक जनरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आरएनएन को या फिर एलएसटीएम को, आरएनएन तो नहीं यूज होते, एलएसटीएम यूज होते हैं, बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या पास कर देंगे, कोई भी नंबर पास कर देंगे या कुछ भी आप यहाँ पास ना करें और वहां पे म्यूजिक जनरेट हो जाए, या यहाँ पे आप एक नंबर पास करें 1 2 3, उसके मुताबिक हर जॉनर के मुताबिक यहाँ पे म्यूजिक जनरेट हो रहा हो। तो आपने पास तो एक चीज की, लेकिन वहां पे मुख्तलिफ टाइम स्टेप्स जनरेट हो रही हैं। उसके अलावा आप पोइट्री जनरेट करवाना चाह रहे हैं, शेक्सपियर जनरेट करवाना चाह रहे हैं, अल्लामा इकबाल की पोइट्री जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे पास करेंगे या तो 0 पास कर देंगे और यहाँ पे बहुत से टाइम स्टेप्स जनरेट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरेट होगा पवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख, या फिर इस तरह की सिमिलर पोइट्री यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो ये है 1 to many कि आपने एक चीज यहाँ पे पास की और यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्टेप्स जनरेट हो गए। ठीक हो गया। अब अगली टाइप है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है, मैनी टू मैनी की दो किस्में हैं। ठीक हो गया, एक ये वाली और एक ये वाली। अब पहली किस्म को देखते हैं। मैनी टू मैनी में क्या है कि आप बहुत से टाइम स्टेप्स पास कर रहे हैं और आपको बहुत से टाइम स्टेप्स आउटपुट में मिल रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन इसकी एक एग्जांपल है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन क्या होता है कि आप देख रहे होते हैं कि आपके सेंटेंस के अंदर नाम कौन कौन से हैं। तो मैनी टू मैनी में क्या होता है कि आप देख रहे होते हैं कि आपने बहुत से टाइम स्टेप्स पास किए और वहां पे आउटपुट में बहुत से टाइम स्टेप्स
जनरेट हो गए। अब इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि आपने जितने टाइम स्टेप्स पास किए हैं उतने ही टाइम स्टेप्स जनरेट हो गए। दूसरी किस्म ये है कि आपने जितने टाइम स्टेप्स पास किए उतने टाइम स्टेप्स जनरेट नहीं हुए, या तो उससे कम हुए या तो उससे ज्यादा हुए। दोनों की एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। पहले में एग्जांपल है नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, कि आपने बताना है कि आपकी जो सेंटेंस है उसके अंदर नाम कौन कौन से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, इमरान खान इज लॉन्चिंग न्यू रिलीफ फंड, ठीक है। अब इसमें इमरान और खान जो है वो नाम है, ठीक है। तो इमरान और खान पे 1 आ जाएगा, बाकी हर जगह पे 0 आ जाएगा। उसी तरह टेडी रोजवेल इज गोइंग टू वोट इन द इलेक्शंस, ठीक हो गया। अब इसमें टेडी रोजवेल जो है वो नाम है, बाकी सारे नाम नहीं है, तो टेडी और रोजवेल पे 1 आ जाएगा और बाकी हर जगह पे 0 आ जाएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यूरल नेटवर्क को ये सेंस भी होती है कि टेडी रोजवेल जो है उसमें टेडी और रोजवेल वो नाम है। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस है, तो वहां पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और सेंटेंस की एग्जांपल देता हूँ कि आई लव माई टेडी बियर, ठीक हो गया। अब इसमें टेडी बियर जो है वो नाम नहीं है, प्रॉपर नाउन तो नहीं है ना, तो इसमें नेम एंटिटी रिकग्निशन में यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि टेडी बियर तो नाम नहीं है। बरक्स इसके के दूसरा जो सेंटेंस था आपके पास, टेडी रोजवेल इज गोइंग टू वोट इन द इलेक्शंस, उसमें टेडी तो वही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेडी रोजवेल जो है वो नाम है, तो वहां पे 1 हो रहा होगा। तो एलएसटीएम्स को इतनी सेंस होती है कि वो इस चीज को कैटर कर सकें यहाँ पे। तो ये था मैनी टू मैनी की और एग्जांपल्स हैं कि आप क्या करें कि आप एक सेंटेंस पास करें और वो उसको उसमें से ये बता दे कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं, नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स 1 आ जाएंगे, नेगेटिव वर्ड्स 0 आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके अलावा आप मैनी टू मैनी में और भी काफी ज्यादा एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन जो मैनी टू मैनी में वेरिएबल वाला है ना उसमें ज्यादा एग्जांपल्स हैं। कैसे कि आप एक इंग्लिश सेंटेंस पास कर रहे हैं, आउटपुट में आपको उर्दू सेंटेंस मिल रहा है, तो अब लाजमी नहीं है कि जितना लंबा इंग्लिश सेंटेंस था उतना ही लंबा उर्दू सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल आई हैव अ सोफा इन माय बेडरूम, इसकी उर्दू होगी मेरे बेडरूम में एक सोफा मौजूद है। अब सोफा भी इंग्लिश में है। मेरे सोने के कमरे में एक कुर्सी मौजूद है। तो अब इसमें आई हैव अ सोफा इन माई बेडरूम, इसमें मुख्तलिफ लेंथ थी, इसकी जब उर्दू की ट्रांसलेशन की तो उसकी मुख्तलिफ लेंथ आई। तो ये मैनी टू मैनी की एग्जांपल है जिसमें आपकी लेंथ मुख्तलिफ है। उसी तरह आप अगर टेक्स्ट समराइजेशन करें उसमें भी लेंथ मुख्तलिफ होती है। आपने जो टेक्स्ट भेजा उसकी लेंथ लंबी है, जो आपकी समरी मिल रही है आपको उसकी लेंथ छोटी है। तो ये मैनी टू मैनी की वो एग्जांपल है जहाँ पे आपकी इनपुट लेंथ और आउटपुट लेंथ डिफरेंट होती है। जहाँ पे ये सीन होता है तो वहाँ पे आपके पास एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर आ जाता है। वो क्या होता है कि जहाँ पे आप इनपुट्स को पास कर रहे होते हैं उसको एनकोडर बोलते हैं, और जहाँ पे आपको आउटपुट्स मिल रहे होते हैं उसको आप डिकोडर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम अभी देख लेंगे। तो ये थे आपके पास आरएनएन्स, मैंने आपको काफी शॉर्ट करके इसका बताया है। तो अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इनको हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाऊं, क्लिक बेट डिटेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों ने एक मॉडल बनाया जिसमें आपने डिटेक्ट किया कि कौन सा आपका सेंटेंस क्लिक बेट है और कौन सा सेंटेंस क्लिक बेट नहीं है। हमारी क्लास अभी 9:17 है, तो 9:30 पे एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो क्लिक बेट डिटेक्शन हम देखने लगे हैं, बस अभी 2 डेमोस करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, आपको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही? अब नज़र आ गई स्क्रीन?
केस सेंसिटिव में यूनिक टोकन्स देगा या फिर सेम? केस सेंसिटिव को आप यहाँ पे जो आपका टोकनाइजर होता है ना, वो हर एक चीज़ को लोअर केस में तब्दील कर देता है, क्योंकि फर्क नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं है कि आपने उसको कैपिटल में लिखा हुआ है या लोअर केस में लिखा हुआ है, उसमें मीनिंग में फर्क नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है देयर इज टेडी बियर लाइंग ऑन माई बेड, तो उसको मैं कैपिटल में लिखूं, उसको मैं स्मॉल में लिखूं, उसको मैं कैमल केस में लिखूं, फर्क नहीं होता ना, तो इसलिए सबको हम लोअर केस में तब्दील कर देते हैं। नहीं, क्लास रोज नहीं होगी, बस आज आखिरी क्लास हो रही है। रिवीजन की क्लासेस थी तो मैंने सोचा एक क्लास हो जाए, लेकिन फिर एनएलपी रह गई थी तो वो आज हो जाएगी ख़त्म। तो हम इसको देख लेते हैं ये कैसे बना। इसका मैं आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ चैट के अंदर, github.com, यहाँ से आपको मिल जाएगा, और इसका वीडियो डेमो भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो इसको सेटअप करने में, तो आप इसकी रीडमी में जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे सेटअप करना है। तो अब शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले सारी लाइब्रेरी से इंपोर्ट की, ठीक हो क्या। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब डेटा सेट हमारे पास किस तरह का है उसको भी हम व्यू करते हैं। हमने लिखा df इक्वल्स pd डॉट रीड csv और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी प्लस क्लिकबेट डेटा डॉट csv, ये हमने इसका पैच दे दिया इसको, और ये यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लव एम्बेडिंग्स को भी लोड कर लिया एक वेक्टर के अंदर। अब ये ग्लव एम्बेडिंग्स मौजूद हैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है। इस टेक्स्ट फाइल को हमने एक numpy मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उनको लोड कर दिया, ठीक है। और 400,000 वर्ड वेक्टर्स हमने लोड कर दिए, यानी कि इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर से हमने 4 लाख अल्फाज को अपनी वर्ड एम्बेडिंग वेक्टर के अंदर लोड कर दिया। तो हमने वर्ड एम्बेडिंग्स को लोड कर दिया, 4 लाख वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। और उन सबको हमने मैट्रिसेस के अंदर, वेक्टर्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने डीएफ को प्रिंट किया। अब हमारा डेटा फ्रेम किस तरह का है, हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस मौजूद हैं और उनके आगे 1 या 0 लिखा हुआ है। ये डिनोट कर रहा है कि वो क्लिक बेट है या नहीं है। अब क्लिक बेट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सोशल मीडिया में आपको कुछ ऐसे टाइटल्स मिलती हैं, आपका दिल करता है कि आप उनके ऊपर क्लिक करें, तो वो क्लिक बेट्स होते हैं। वो आपको अपने जाल में फंसा रहे होते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हैं और आप वहां पे क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लिक बेट होगा, इमरान खान ने रिपोर्टर को क्या कहा कि उस रिपोर्टर ने बोलना बंद कर दिया। अब आप लोग कहेंगे यार क्या कहा होगा उस रिपोर्टर को इमरान खान ने, मैं तो क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्लिक बेट होते हैं कि आपको बस दिल करता है कि मैं वहां पे क्लिक करूं। तो क्लिक बेट की यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब पहली एग्जांपल आप देखें, शुड आई गेट बिंग्स, ठीक है। अब आपका दिल कर रहा है कि हम यहाँ पे क्लिक करें। विच टीवी फीमेल फ्रेंड ग्रुप डू यू बिलोंग इन, ठीक है, ये भी क्लिक बेट है। उसके बाद यहाँ पे देखें, टू मेक फीमेल हर्ट्स फ्लटर इन इराक, ठीक है। अब ये क्लिक बेट नहीं है, ये मतलब एक सीधी सादी सी एक सीधा साधा सा एक सेंटेंस है, ठीक हो गया। तो हम डिटेक्ट करेंगे कि इसमें से कौन से क्लिक बेट हैं, कौन से क्लिक बेट नहीं है। तो हमने थोड़ी सी डेटा प्री प्रोसेसिंग की, ठीक है। हमने इसको टेस्ट और ट्रेनिंग सेट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि टोकनाइजर से हर चीज़ को टोकनाइज किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। Tokenizer is equal to tokenizer. Tokenizer fit on text. Extrain dot values. Sequences is equal to tokenizer. Text to sequences. Sequences is equal to sequences dot pad sequences. तो ये वही चीज हो रही है जो कि हमने अभी देखी थी, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया कि मॉडल को डिफाइन किया, ठीक है।
अब ये फंक्शनल एपीआई के जरिए हमने मॉडल को डिफाइन किया हुआ है। मॉडल की समरी देख के आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट लेयर है, ठीक है, नन कॉमा नन, ठीक हो क्या। उसके बाद एक एम्बेडिंग लेयर है, नन कॉमा नन कॉमा 100, ठीक है। अब ये जो नन है पहला वाला, ये बैच साइज है। अगला वाला जो नन है ये वोकेबलरी, ये मैक्स लेंथ है। और जो यहाँ पे ये 100 है ये एम्बेडिंग डायमेंशनलिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने पहली LSTM यहाँ पे अटैच की एम्बेडिंग लेयर के साथ, जिसकी हमने डायमेंशन रखी 32। उसके बाद एक और LSTM ऐड किया जिसकी 32 रखी। उसके बाद एक आखिर में डेंस ऐड किया जिसमें 100 यूनिट्स थे। फिर आखिर में एक और डेंस ऐड किया जिसमें 1 यूनिट था और उसके अंदर सिग्मॉइड हमने लगा दिया, ठीक है, ताकि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकें। उसके बाद आपने क्या किया कि मॉडल की जो आखिरी लेयर है, मॉडल की जो लेयर नंबर 1 है, एक तो लेयर नंबर 0 है जो कि इनपुट लेयर है, फिर लेयर नंबर 1 है, उसके जो वेट्स हैं उसको एम्बेडिंग मैट्रिक्स के जरिए इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि आपकी जो एम्बेडिंग की लेयर थी उसमें आपने एम्बेडिंग मैट्रिक्स की जो वेट थे, यानी कि जो आपने ग्लव एम्बेडिंग्स लोड की थी इस एम्बेडिंग मैट्रिक्स के अंदर, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया एम्बेडिंग लेयर के अंदर। यानी कि आप एम्बेडिंग लेयर है उसको वेट्स मिल चुके हैं, वो अब ट्रेन हो गई है, उसको ट्रेनिंग करने की इसकी जरूरत नहीं है। तभी हमने नीचे वाली लाइन में लिख दिया मॉडल डॉट लेयर्स 1 डॉट ट्रेनेबल इक्वल्स फॉल्स, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान हम एम्बेडिंग लेयर के साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो एम्बेडिंग लेयर के साथ हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ट्रेन हो गई है, हम उसकी ट्रेनिंग को खराब नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं। उसके बाद मॉडल को कंपाइल किया, RMS प्रॉप, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मैट्रिक्स एक्यूरेसी और अर्ली स्टॉपिंग का हमने कॉल बैक यहाँ पे इनिशियलाइज किया, मॉडल को फिट किया, फिर मॉडल को एवेलुएट किया, हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है 92%, ठीक हो गया। ये टेस्टिंग एक्यूरेसी है। फिर हम देखते हैं कि ये मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हमने प्रिडिक्ट करवाया क्लिक हेयर, तो क्लिक हियर 57% चांस है कि ये क्लिक बेट है। उसके बाद दिस इज अमेजिंग, अब मैं किसी भी अपनी वीडियो यूट्यूब वीडियो पे लगाऊं दिस इज अमेजिंग तो आपने लाजमन क्लिक करना है। तो इस मॉडल ने भी यही जवाब दिया कि आपने लाजमन वहां पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आ रही है आपके पास 89%, तो 89% चांस है कि ये क्लिक बेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगला लिखा ट्रम्प फाइंड्स आउट, तो ये क्लिक बेट नहीं है, एक सीधी सादी मासूमाना सी लाइन है, तो ये क्लिक बेट नहीं है। उसके बाद अगला है दिस विल मेक योर लाइफ इजियर, ठीक है, ये 98% चांस है कि ये क्लिक बेट है। अगली है व्हाट द हेक, 91% चांस है कि ये क्लिक बेट है। उसके बाद यू विल नेवर फील द सेम, ये सबसे पावरफुल क्लिक बेट है, इस पे आप सब ने जाके धनाधन क्लिक कर देना है। तो 99% चांस है कि ये क्लिक बेट है। तो इस मॉडल को कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको इसकी वीडियो डेमो दे देता हूँ। तो अभी 2 मिनट में हम क्लास को एंड करने लगे हैं इंशाल्लाह। और ज़रा आप लोग ये देखिए, इसको परसों मैं देख रहा था कि GPT-3 को इमेजेस पे भी अप्लाई किया गया, और किस टास्क के लिए अप्लाई किया गया कि आपने उसको आधी इमेजेस दी हैं और वो आधी खुद से फिल कर रहा है। अब ये बंदे को देख के भी डर लगता है कि ये कैसे कर रहा है। तो आपने उसको ये आधी इमेज दी, ठीक हो गया, और ये ओरिजिनल इमेज हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ मौजूद है। ओरिजिनल इमेज ये थी, आधी इमेज ये थी। अब GPT-3 ने क्या किया, उसको खुद से फिल करना शुरू किया। पहले बार ये फिल किया, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही क्रोम की? आई थिंक दिख रही है। तो अब आगे आप अगर इसको देखें तो ये बिल्ली है, ठीक है, आधी यहाँ पे इसको कट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप एच पे देखें ना तो थोड़ा सा वाइट सा एरिया है। तो अब देखते हैं इसको ये GPT-3 कैसे फिल करता है। तो इस वाइट से एरिया, अच्छा जी, 1 मिनट के अंदर हम अपनी क्लास खत्म करने लगे हैं, और मैं आप लोगों को इसका लिंक भी सेंड करने लगा हूँ। ये है हमारे पास क्लिकबेट डिटेक्टर,
चैट में मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। ये आपके पास डेमो मैंने आपको सेंड कर दिया है और दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो ये इसने यहाँ पे फिल किया और ये देखें इसने यहाँ पे एक पैराग्राफ की हेडिंग भी दे दी और नीचे पैराग्राफ का टेक्स्ट भी दे दिया। तो ये कितनी इंटेलिजेंटली इसने इसको फिल किया है। बाकी एग्जांपल्स भी देख लें और ओरिजिनल इमेज हमारे पास ये थी। उसके बाद ये पानी वाली बड़ी अमेजिंग है। इसने यहाँ पे इसको 3 कतरे प्रोवाइड किए गए, उसने ये फिल किया, ये फिल किया, ये फिल किया, ये फिल किया। ओरिजिनल इमेज ये थी हमारे पास। उसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें होती हैं GPT-3 से। यहाँ पे एग्जांपल्स मौजूद हैं। मैं आपको ये आर्टिकल सेंड कर देता हूँ, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको GPT-3 वाला भी सेंड कर दिया। आप लोग इसको स्टडी करें, LSTMs पढ़ें, GPT-3 पढ़ें, GPT-2 पढ़ें, BERT पढ़ें। सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त है और अपनी लर्निंग से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें, क्योंकि हमारी लाइफ के 2 पर्पसेस हैं। एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ कायम करना और दूसरा इस्लाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन तक पहुंचाना। तो अब हम मीटिंग को एंड करने लगे हैं। इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे काम करते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।